हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ जेई और नीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, एक सेट है जो सेट मैंने बनाया है। ठीक है, तो उस पर हम लोग कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी, सर्कुलर मोशन और न्यूटन्स लॉ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं नीट और जेई में। आज उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन मैं देता हूं सबसे पहले आप उसको पॉज कीजिए वीडियो को और उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद फिर क्या कीजिए, मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो मैं सत्येंद्र कुमार आपको मेरे चैनल एजुकेशन इंजीनियर पर आपका स्वागत करते हैं। तो चलते शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है मेरा कि एक फॉर्मूला दिया गया है। ये फॉर्मूला क्या है, अब ये बताना है इसमें कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर ये है F बराबर ma, दूसरा है F बराबर m dv बाई dt, C F बराबर dm v बाई dt, और डी ऑप्शन है F बराबर m डी स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर, है ना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt, है ना। और जब पर्सनैलिटी कांस्टेंट क्या आता है इसकी जगह, किया जाता है कि का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं F बराबर dp बाई dt। अभी P क्या होता है, P मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, तो मास इंटू वेलोसिटी dt। ठीक है, तो एक्चुअल जो फॉर्मूला है मेरा क्या है, dm बाई dt। अब इसमें मास और वॉल्यूम, यहाँ m क्या है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी है। अब डिपेंड करता है मास कांस्टेंट है या मास कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, m बाहर आ जाएगा, तो dv बाई dt, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, या v dm बाई dt। अब डिपेंड करता है कि मास और वेलोसिटी, अगर मास कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या है, ये वाला F बराबर dm v बाई dt। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिजिड वॉल है, एक रिजिड बॉल है, दीवार है, एक रिजिड वॉल है। ठीक है, अब इसमें एक बॉल है जिसका मास m है, जो इस वॉल से टकराता है कुछ एंगल बना करके। ये एंगल दिया हुआ है, कितना है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, और टकराने के बाद वापस ये रिफ्लेक्ट होता है। बोलता है कि जो टकराने के बाद इसमें कोई वेलोसिटी लॉस नहीं है, स्पीड का कोई लॉस नहीं है। तो बताना है कि इम्पल्स जो इम्पार्ट हुआ है बॉल पर, ये बॉल ने दीवार पर कितना इम्पल्स इम्पार्ट किया है। द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल इन द बॉल विल बी, दीवार के द्वारा बॉल में कितना इम्पल्स इम्पार्ट किया है। ठीक है, ये मास m मान लेते हैं, ये मास m है, वेलोसिटी v है। ऐसे टकराता है, थीटा 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री से टकराता है और वापस 60 डिग्री से नॉर्मल से 60 डिग्री बनाते हुए लौट जाता है। तो हमसे बोलता है कि दीवार इस पर कितना इम्पल्स इम्पार्ट करता है। तो आप लोग ने पढ़ा होगा कि इम्पल्स F क्या होता है, इम्पल्स को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, F इंटू टी, F इंटू टी। ठीक है, तो F इंटू टी होता है, जो किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इम्पार्टेड इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब देखना है कि बॉल में कितना मोमेंटम चेंज होता है। तो इसको हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो कंपोनेंट मेथड से, क्या करेंगे, इसका दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक इधर एक इधर। ये एंगल 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। इसका भी हम लोग दो कंपोनेंट लेंगे, एक इधर और एक इधर। ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, इसका एक्स और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज निकालेंगे हम लोग। हम मान लेते हैं इधर एक्स डायरेक्शन है और इधर क्या है, वाई डायरेक्शन। तो इधर एक्स हो गया, ये वाई डैश हो गया, इधर एक्स डैश हो गया, ये क्या हो गया, वाई डैश हो गया।
तो एक्स डायरेक्शन में कितना मोमेंटम चेंज हुआ और वाई डायरेक्शन में कितना मोमेंटम चेंज होता है, तो हम नेट मोमेंटम चेंज निकाल सकते हैं, है ना। हम एक बार करेंगे। डेल्टा पी क्या लिख सकते हैं, पी एक्स में चेंज, डेल्टा पी एक्स हो जाएगा पी फाइनल एक्स में, पी फाइनल में माइनस इनिशियल एक्स डायरेक्शन में इनिशियल चेंज, और उसके बाद बाई में निकाल सकते हैं हम लोग पी बाई फाइनल माइनस पी बाई इनिशियल, ये ऐसा करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करें, हम वेक्टर तरीका से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, वेक्टर मेथड से। कैसे, तो पहले निकाल देते हैं हम लोग कंपोनेंट मेथड से। तो कंपोनेंट मेथड से क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट v का इधर कितना हो जाएगा, v cos 60 डिग्री, इधर हो जाएगा v sin 60 डिग्री। ठीक है। इधर कितना हो जाएगा v cos 60 डिग्री और इधर जाएगा v sin 60 डिग्री। ठीक है। तो x डायरेक्शन में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, x डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज कितना हुआ, तो वो डेल्टा पी एक्स लिख सकते हैं, किसके बराबर होगा, p फाइनल along x एक्सिस माइनस p इनिशियल along x एक्सिस। तो फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या है, फाइनल हो गया x डायरेक्शन में एम वी cos 60 डिग्री, एम वी cos 60 डिग्री माइनस p इनिशियल, इनिशियल किधर है v cos 60 डिग्री, तो यहाँ मोमेंटम क्या हो जाएगा एम वी cos 60 डिग्री। ठीक है। अगर हम x डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में किधर हो जाएगा, इधर x डैश में नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये पी एक्स फाइनल क्या है, तो एम वी cos 60 नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस ले लेंगे, माइनस फाइनल डायरेक्शन में मेरा क्या है, प्लस है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एम वी cos 60 कितना हो गया 1/2, तो ये माइनस 1/2 माइनस एम वी बाई 2, तो कितना हो गया माइनस एम वी 2 एम वी बाई 2, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया माइनस एम वी। माइनस एम वी का मतलब क्या हुआ कि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम किधर है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्स डैश की तरफ मोमेंटम चेंज हुआ। डेल्टा पी एक्स क्या है मेरा, तो माइनस एम वी का मतलब हो गया डायरेक्शन किधर है, तो एक्स डैश की तरफ है, एक्स डैश। ठीक है, ये आ गया। अब डेल्टा पी वाई निकाल लेते हैं हम लोग, डेल्टा पी वाई क्या हो जाएगा, तो पी बाई फाइनल सिस्टम का फाइनल मोमेंटम अलोंग बाई डायरेक्शन में माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई डायरेक्शन में। ठीक है। अब निकाल लेते हैं पी फाइनल बाई एक्सिस के अलोंग कितना है, तो बाई डैश नीचे, दोनों तरफ बाई डैश नीचे है। ठीक है। एक नेगेटिव होगा, यहाँ ये डायरेक्शन नेगेटिव ले रखे हैं, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। हट जाओ, नीचे नीचे नीचे। पी फाइनल कितना होगा, तो पी फाइनल मेरा ये है इनिशियल, ये है पी फाइनल कितना हो गया, एम वी साइन 60 डिग्री। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बाई डायरेक्शन में निगेटिव, बाई डैश में ऊपर पॉजिटिव होगा तो नीचे नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम क्या है मेरा है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर की तरह इसको ट्रीट करेंगे हम लोग। तो नीचे की तरफ हम माइनस ले रहे हैं, ऊपर की तरफ प्लस ले रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम मेरा कितना हो गया बाई डायरेक्शन में एम वी साइन 60 डिग्री माइनस, और नीचे की तरफ इनिशियल, ये मेरा इनिशियल मोमेंटम है, तो हो जाएगा एम वी साइन 60 डिग्री, ये भी माइनस में होगा, माइनस में। ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एम वी साइन 60 √3/2 और माइनस माइनस प्लस एम वी साइन 60 √3/2, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया जीरो। पी वाई डायरेक्शन में कितना हो गया, तो जीरो मोमेंटम चेंज हुआ। तो नेट मोमेंटम चेंज कितना हो गया, नेट मोमेंटम चेंज डेल्टा पी चेंज इन डेल्टा पी, तो क्या आ जाएगा नेट मोमेंटम चेंज, तो लिख सकते हैं डेल्टा चेंज इन एक्स एक्सिस मोमेंटम का चेंज माइनस और प्लस डेल्टा पी बाई डायरेक्शन में। ठीक है। तो डेल्टा पी एक्स मेरा कितना आ गया माइनस एम वी और प्लस ये हो गया, ये लिख सकते हैं माइनस से तो एक्स आई होगा, तो माइनस आई ले लेंगे। अच्छा, ये आई लिख लेते, ये आई वेक्टर आई। पी वाई तो मेरा जीरो हो गया, तो जीरो जे, ये क्या हो जाएगा माइनस एम वी आई डेल्टा पी। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एम वी के बराबर,
तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, mv, और ये मोमेंटम चेंज क्या होगा, तो इम्पल्स के बराबर। डेल्टा पी क्या है, इम्पल्स के बराबर। तो मोमेंटम चेंज कितना होगा, mv। तो इसका मतलब हुआ दीवार ने कितना बॉल पर मोमेंटम या इम्पल्स इम्पार्ट किया, तो mv के बराबर। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें mv हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, क्या करना था कि मोमेंटम जब इम्पल्स का बात करता है तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, है ना, फोर्स इनटू टाइम। और फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम निकाल लेना है बस, और वही चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इम्पार्टेड इम्पल्स के बराबर होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है, ये एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। एक ब्लॉक है जो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है, अल्फा इंक्लिनेशन है। अब बोलता है द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सेलेरेशन ए, इस इंक्लाइन को ए एक्सेलेरेशन देते हैं, और ब्लॉक ये क्या है, रेस्ट में स्टेशनरी है। तो ए क्या होगा, ये एक्सेलेरेशन क्या, ए क्या होगा, तो ए का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, ऑप्शन देखिए। एक ऑप्शन दिया हुआ क्या है, जी, बी ऑप्शन मेरा क्या है, तो बी जी इंटू टेन अल्फा, जी इंटू टेन अल्फा। सी ऑप्शन है जी बाई टेन अल्फा, टेन अल्फा। डी ऑप्शन है जी बाई कॉसेक अल्फा, जी बाई कॉसेक अल्फा। तो बच्चों वो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो आई होप इसको सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, मैं सॉल्यूशन करता हूँ, बाद में आप वीडियो में देख सकते हैं आप लोग सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो हम क्या करते हैं, हम इसी ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब हम ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर चढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम ट्रायंगुलर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो जाएंगे। ये फ्रेम जो है ट्रायंगुलर ब्लॉक है जो, वो कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों, क्योंकि ये कुछ एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये मास क्या है, रेस्ट में है। अगर हम इसमें न्यूटन्स लॉ लगाना चाहेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, तो इसके मोशन के जस्ट अपोजिट, और कितना, इसके मास और मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, इसके मोशन के जस्ट अपोजिट, और कितना सूडो फोर्स लगेगा, तो इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सूडो फोर्स हो गया। अब कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो एक फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, नॉर्मल इधर, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, और इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। ये रेस्ट में तभी होगा जब इस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। इक्विलिब्रियम का केस, अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये mg को कोई ना कोई बैलेंस करेगा, तो n का दो कंपोनेंट होगा। कौन कौन सा, ये अल्फा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल अल्फा हो जाएगा। कैसे, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, अल्फा ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इसका एक कंपोनेंट इधर कितना होगा, n कॉस अल्फा, इधर कितना हो जाएगा, n साइन अल्फा। ठीक है, अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में बॉडी क्या है, हॉरिजॉन्टली भी इक्विलिब्रियम में है और वर्टिकली भी इक्विलिब्रियम में है। तो क्या होगा, फॉरवर्ड का जो फोर्स होगा n साइन अल्फा, वो किसके बराबर होगा, ma के बराबर होगा, है ना। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा n कॉस अल्फा, वो क्या होगा, तो mg के बराबर होगा। अब इन दोनों को भाग लगा देते हैं, भाग लगा दिया, n से n कट गया, क्या बचा, tan अल्फा, tan अल्फा बराबर मास मास कैंसिल, a बाई जी। तो a बराबर क्या हो जाएगा, g tan अल्फा। तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, g इंटू टेन अल्फा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है और हॉरिजेंटल टेबल पे रखा हुआ फ्रिक्शनलेस सरफेस है। एक मास है जिसका m है और एक हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस, मतलब कि इस पर म्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अब इस पर एक रोप लगा हुआ है और एक रोप है, रोप का मास m है। ठीक है, रोप का मास m है, यानी कि ये इसमें मास है, इसमें मास m है, स्मॉल m। अगर हम एक फोर्स P लगाते हैं, यहाँ पर एक फोर्स P लगाते हैं, फ्री एंड ऑफ द रोप, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक विल बी, तो ये रोप इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगा, यानी यहाँ पर का फोर्स पूछ रहा है कि ये रोप इस पॉइंट पर ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगा। ऑप्शन क्या है मेरा, ए है, ऑप्शन है P, बी नंबर ऑप्शन है PM बाई M प्लस M, सी नंबर ऑप्शन है PM बाई M प्लस M, डी नंबर ऑप्शन है PM बटा M माइनस M। तो यहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन होगा। अच्छा चलिए इस वीडियो को आप लोग पॉज करके देखिए, कोशिश कीजिए बनाने का। ठीक है, समझिए कि ये कौन सा फिजिक्स के कौन से कॉन्सेप्ट से बनेगा, कौन से लॉ से बनेगा, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसको बनाएं, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, समझिए ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, P फोर्स लगा रहे, तो क्या होगा, ये पूरा ब्लॉक के साथ साथ रो भी क्या होगा, कुछ एक्सेलरेशन ए से आगे की तरफ जाएगा। तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए है, तो ए बराबर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स P बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टोटल मास M प्लस M इंटू ए। एक्सेलरेशन मेरा क्या आ गया, P बाई M प्लस M, ये मेरा एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब हमसे क्या बोलता है कि इस पॉइंट पर, इस ब्लॉक पर ये स्ट्रिंग कितना फोर्स लगाएगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर T फोर्स लगाता है, क्या करता है, T फोर्स। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या होगा, इस बड़े वाले ब्लॉक पर इधर टेंशन T लगेगा और इस रोप पर फोर्स क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम में ये टेंशन T और फोर्स P आगे, ये भी एक्सेलरेशन ए से जाएगा और ये भी एक्सेलरेशन ए से जाएगा। इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन क्या है, A बराबर P बाई M प्लस M। ठीक है, अब हमको ये T फोर्स चाहिए, तो या तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले या इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेट फोर्स आगे की तरफ, एक्सेलरेशन आगे हो रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, आगे की तरफ कितना होगा, P माइनस T बराबर इसका मास M है, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो T बराबर क्या हो जाएगा, P माइनस M इंटू ए, P M ए का वैल्यू आ गया मेरा P बटा M प्लस M, कितना हो जाएगा, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा PM प्लस MP माइनस MP बाई टोटल मास M प्लस M, क्या हो जाएगा, MP से MP कैंसिल, तो T बराबर क्या आ जाएगा, T बराबर आ जाएगा मेरा PM बाई M प्लस M। तो ऑप्शन मेरा कौन सा है, PM अपॉन M बाई M, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काफी मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है एक रोप है जिसका लेंथ L है, एक रोप है जिसका लेंथ L है और इसको हम F फोर्स से खींचते हैं, F फोर्स से खींचते हैं, इसका लेंथ L है, F फोर्स से खींचते हैं। टेंशन पूछता है, व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। यहाँ से x दूरी पर हमसे इस स्ट्रिंग में, इस रोप में टेंशन पूछा जा रहा है, यहाँ पर टेंशन पूछा जा रहा है और ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन नंबर ए FL बाई एक्स, बी ऑप्शन है F इंटू L माइनस एक्स बाई L, ऑप्शन नंबर सी है FL बाई L माइनस एक्स और डी नंबर ऑप्शन है FX
बटा L माइनस एक्स। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करें, इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इस रोप का मास कुछ मान लेते हैं m है, मास नहीं दिया गया तो मान लेते हैं m है। ठीक है, इसका मास कितना है, m है। और अगर इसका मास m है, हम इस पर फोर्स F लगा रखे हैं, तो क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा आगे की तरफ। ये एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा F अपॉन m। ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि टेंशन T लग रहा है x दूरी पर, यहाँ से x दूरी पर, फ्री एंड से यहाँ पर x दूरी पर पूछता है टेंशन कितना होगा, तो मान लेते हैं टेंशन T होगा। अब हम यहाँ से काट देते स्ट्रिंग को, तो क्या हो जाएगा, ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक स्ट्रिंग L माइनस एक्स लेंथ का इधर हो जाएगा, जिस पर टेंशन T इधर लगेगा आगे की तरफ, और दूसरा वाला भाग जो है उसका लेंथ x है और फोर्स लग रहा है F, और इधर से टेंशन लगेगा T। ये हो गया मेरा BD। तो चाहे तो हम यहां से बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं, दोनों में T का वैल्यू सेम आने वाला है। तो यहां से अगर बनाए तो बहुत आसान से बना सकते हैं। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, इसी एक्सेलरेशन से ये आगे जाएगा क्योंकि ये ही स्ट्रिंग है। ठीक है, तो नेट फोर्स T बराबर मास इसका कितना होगा, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ, और L माइनस एक्स लेंथ का मास हो जाएगा L माइनस एक्स। तो नेट फोर्स T बराबर मास हो गया L माइनस एक्स लेंथ का इतना इंटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन कितना होगा, F बाई एम कैपिटल M। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, M L माइनस M, अच्छा M से M कैंसिल हो जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा L माइनस एक्स इंटू F बाई L। तो ऑप्शन कौन सा है, कोई मैच कर रहा है इसे, हाँ कर रहा है, L माइनस एक्स इंटू L F बाई L। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो गया B। ठीक है, अगर चाहो तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, F माइनस T बराबर मास इसका क्या होगा, तो मास पर यूनिट लेंथ L इंटू एक्स लेंथ का मास x हो गया। तो T बराबर क्या हो जाएगा, F माइनस एम एक्स बाई L। ठीक है, नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T क्या हो जाएगा, FL माइनस मास ही हो गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू अभी कुछ नहीं किया। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F बाई एम, M से M कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा FX बाई L। तो FL माइनस FX बटा N T। तो यहाँ से T का वैल्यू क्या आ जाएगा, F कॉमन हो जाएगा L माइनस एक्स बाई L। ये आ गया। तो दोनों ही केस में क्या आता है मेरा आंसर, F इंटू L माइनस एक्स बाई L। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इक्विलिब्रियम का सवाल है। मास है जिसका वेट W है, और यहाँ पर ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है जिस पर टेंशन 13 न्यूटन है। ये मेरा ओरिजिन हो गया, और ये एक दूसरा स्ट्रिंग है। ठीक है, और इस OA, स्ट्रिंग OA है, ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे बोलता है कि एक फिगर में टेंशन निकालना है। हॉरिजॉन्टल कॉर्ड का टेंशन दिया हुआ 13 न्यूटन, वेट W है, और टेंशन, तो हमको वेट W निकालना है और OA में टेंशन निकालना है। क्वेश्चन क्या है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन 13 न्यूटन है, OA स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है और इसका वेट बताना है कितना हो। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन क्या है मेरा, ए ऑप्शन है 30√3, 30। बी नंबर ऑप्शन है 30√3, 60। सी ऑप्शन है 60√3, 30। डी है नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन नहीं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर कीजिए, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम है तो इस पर क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स इस पर
जीरो होना चाहिए। तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, एक लैमिस थ्योरम से बना सकते हैं, एक कंपोनेंट मेथड से भी बना सकते हैं। तो पहले लैमिस थ्योरम से देख लेते हैं। लैमिस थ्योरम क्या बोलता है कि लैमिस थ्योरम बोलता है कि अगर तीन फोर्सेस है और तीनों क्या है इक्विलिब्रियम में है, किसी पॉइंट ओ पर लग रहा है F1 F2 और ये F3, ठीक है, पॉइंट ओ पर ये कुछ एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। तो क्या होगा F3 या F1 से शुरू करते हैं, F1 बाई F1 के सामने वाला एंगल अल्फा है तो साइन अल्फा बराबर F2 बाई साइन गामा बराबर F3 फोर्स बटा इसके सामने का एंगल साइन बीटा लगाकर। ये साइन रूल है, ठीक है, बाद में ट्रिग्नोमेट्री में आप मैथ में पढ़ सकते हैं इसको। तो साइन रूल से इसी को लैमिस थ्योरम में इन लोग इस्तेमाल करते हैं, इसी को लैमिस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। अब इसी थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखो। तो इसको मान लेते हैं फोर्स F1, इसको मान लेते हैं F2, इसको मान लेते हैं F3। F3 हमारा कितना फोर्स है तो वेट के बराबर, W के बराबर F3, ठीक है। तो ये मेरा F3, इसको मान लिया F3 किसके बराबर है, वेट के बराबर। F2 मेरा कितना है 30 न्यूटन है, ठीक है। और F1 दो F2 हो गया, इसको F1 मान लेते हैं F1। तो F1 मेरा नहीं पता, इसमें टेंशन T निकालना है, ठीक है, F1 को T मान लेते हैं। तो अभी लैमिस थ्योरम लगाए तो ये क्या हो जाएगा T अपॉन इसके सामने एंगल बीटा। तो F1 के सामने वाला एंगल ये 90 डिग्री हो गया, तो साइन 90 बराबर W F3 का सामने वाला एंगल ये वाला एंगल, तो 90 प्लस 30 120 साइन 120 डिग्री बराबर, और ये किसके बराबर होगा तो F3 हो गया F2 हो गया मेरा 30 न्यूटन बटा इसके सामने वाला एंगल ये एंगल होगा। तो यहाँ से एंगल हो गया 90 और प्लस 60 150 डिग्री, तो साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री, ठीक है। तो T का वैल्यू क्या है, T का वैल्यू नहीं पता, ये F1 मेरा T है, तो T बाई साइन 90, तो T साइन 90 1 हो गया बराबर W साइन 120। साइन 120 का वैल्यू क्या होगा तो साइन 120, ये देखो ये हो गया 90, सिमेट्रिकल है 90 डिग्री के अबाउट, तो 30 डिग्री आगे बढ़े तो 30 डिग्री पीछे, तो 60 साइन 60 के बराबर होगा। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 ये हो गया बराबर 30। साइन 50 किसके बराबर होगा तो 90 प्लस 60, तो साइन 30 के बराबर, तो साइन 30 1/2 होता है, तो 1 यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, T बराबर TW √3, यहाँ हो जाएगा 60। तो इसको इक्वेट करें तो T हो जाएगा 60, T हो गया 60, इसको इक्वेट करें तो W कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 √3, तो W हो जाएगा 30 √3। ऑप्शन कौन सा है, तो 30 √3 ये हो गया मेरा टेंशन, और सॉरी वेट, और टेंशन हो गया 60 न्यूटन ये वाला, ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही ऑप्शन है, ठीक है। अगर कंपोनेंट से करना होता तो सबका कंपोनेंट तोड़ते हैं और इसका नेट एफएक्स कंपोनेंट और नेट एफ वाई कंपोनेंट 0 कर देते, और इससे भी यही सेम रिजल्ट आ जाता, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो आप कंपोनेंट मेथड से आप खुद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है मास m है जो कि लोअर एंड वर्टिकल स्प्रिंग के लोअर एंड से जुड़ा हुआ है। ये वर्टिकल स्प्रिंग है, एक मास जो है जिसका मास m है, स्प्रिंग के लोअर एंड से जुड़ा हुआ है। द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम ए सेलिंग, सेलिंग से लटका हुआ है, और फोर्स कांस्टेंट इसका K है, और इस यहाँ से भी रेस्ट सिस्टम, और ये जो स्प्रिंग है अपने नेचुरल लेंथ में है। अब यहाँ से क्या करते हैं, मास को रिलीज करते हैं, रेस्ट से रिलीज करते हैं। तो हमसे बोलता है कि इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलांगेशन क्या होगा, एक्स मैक्स बताइए, एक्स मैक्सिमम बताइए। ऑप्शन सुन लीजिए क्या क्या है इसका। ऑप्शन नंबर ए है mg बाई के
ऑप्शन नंबर बी है 2mg/k, ऑप्शन नंबर सी है 4mg/k और ऑप्शन नंबर डी है mg/2k। ठीक है, mg/2k। तो अभी ये क्या करें, सिस्टम को यहाँ से रिलीज किए रेस्ट से। ठीक है, सिस्टम, ये मेरा सिस्टम है, सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जो भी फोर्स लगाएगा इंटरनल फोर्स लगाएगा आपस में। तो इस तरह से हम इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस जगह पे पोजीशन 1 मान लेते हैं। हाँ। और जब ये नीचे आता है तो हम पोजीशन 2 मान लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ब्लॉक जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पर स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही जब ये यहाँ नीचे आ जाएगा तो एक इलांगेट हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, सिस्टम का कंजर्व होगा, क्योंकि एनर्जी सिस्टम से बाहर कहीं गया ही नहीं, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और ना ही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ का एनर्जी और यहाँ का एनर्जी कंजर्व करते हैं। तो यहाँ का एनर्जी क्या होगा, पोजीशन 1 पे तो सिस्टम रेस्ट में था, स्प्रिंग अपने नेचुरल लाइन पे, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें 0, रेफरेंस लाइन मेरा यही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0। ये रेस्ट में था तो इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, जब ये कुछ एक्स मैक्सिमम नीचे आया होगा तो उस समय यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया होगा, ब्लॉक है 0 हो गया होगा, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 हो गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना ड्रॉप कर जाएगा सिस्टम का, तो -mg कितना नीचे आएगा, तो एक्स मैक्सिमम नीचे आ चुका है। ठीक है, और स्प्रिंग में इलांगेट हो चुका है तो उसमें कितना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो +12 kx², एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते तो हो जाएगा mgx इधर आ जाएगा, mgx मैक्सिमम बराबर 12 kx मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो x मैक्सिमम कट गया, तो x मैक्सिमम का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, x मैक्सिमम हो जाएगा गुना हो जाएगा 2mg/k। तो मेरा x मैक्सिमम कितना गया, 2mg/k। 2mg/k क्या कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे पूछे हुए सवाल होंगे शायद, तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल, ये IIT JEE में पूछा जा चुका है पहले भी। एक ब्लॉक A है, दूसरा ब्लॉक B है। A और B यहाँ पर स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, इसका मास 2m है और इसका मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है। ठीक है, k दिया हुआ है। तो बोलता है कि ये अभी रेस्ट में है, सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को काट देते हैं। तो ब्लॉक A और ब्लॉक B का काटने के जस्ट बाद एक्सेलरेशन बताना है। ऑप्शन मेरा क्या क्या है, ऑप्शन नंबर A है g/2, B नंबर ऑप्शन दिया हुआ है g/2, G ऑप्शन नंबर C है g, ऑप्शन नंबर D है g/2 और g/2। ठीक है, तो पॉज कीजिए वीडियो को और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, जब ये रेस्ट में होगा तो इसमें कुछ ना कुछ इलांगेशन होगा, मान लेते इसमें इलांगेशन x है, तो उस समय कितना स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, तो टोटल मास हम ये सिस्टम पूरा इसको सिस्टम मान लेते हैं। ठीक है, सिस्टम मान लिए तो एक ही मास हो गया मेरा ये। ठीक है, तो ये 2m मास और m मास 3m मास लटका हुआ है, मान लेते इसमें इलांगेशन x है, तो फोर्स स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, तो F बराबर kx। ये kx किसके बराबर होगा, तो 2m + m × g, यानी F बराबर kx बराबर कितना हो गया, 3mg। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से इसको काट देते हैं, तो ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे जाएगा। चूंकि इस पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, रेस्ट में था, लेकिन अब क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स
ज्यादा हो जाएगा इसके वेट से और इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा और ये ब्लॉक नीचे जाएगा। हम इसको जब काट दिया तो इसमें टेंशन क्या हो गया, 0। तो ब्लॉक यहाँ पर टेंशन हो गया 0 और इसका वेट कितना है, mg। mg वेट से नीचे जा रहा है, तो नेट फोर्स mg है, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन m, तो ये बराबर क्या हो गया, g। तो बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g। बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन g है। अब इस वाले ब्लॉक के लिए देखते हैं, ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फोर्स लग रहा है इस समय, जब जैसे ही कटा उसमें फोर्स कितना था, तो F था जो किसके बराबर है, kx, जो किसके बराबर है, 3mg के बराबर। इसका वेट कितना हो गया, 2mg नीचे की तरफ। चूंकि ये वाला फोर्स इस फोर्स से ज्यादा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कुछ एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 3mg माइनस 2mg बराबर, इसका मास कितना है, तो 2m है, तो 2m इंटू एक्सेलरेशन ए। तो ये माइनस होने के बाद बचेगा mg बराबर 2ma, मास से मास कैंसिल, एक्सेलरेशन क्या हो गया, g/2। तो इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया g/2 और इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया b। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए का एक्सेलरेशन हो जाएगा g/2 और b का एक्सेलरेशन g। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल दिया हुआ 30 डिग्री और एक ब्लॉक, मास इसका 15 kg है, 15 kg, और यहाँ पे एक सपोर्ट है, इससे ये बंधा हुआ है, इसमें टेंशन T है। ठीक है, इस ब्लॉक का मास 15 kg है और ये स्ट्रिंग से लटका हुआ है, तो इसमें टेंशन T हो जाएगा, डेवलप होगा। ये इसका एंगल 30 डिग्री हुआ, तो हमसे क्या पूछता है, ये सिस्टम रेस्ट में है, तो इसमें T बताइए, फाइंड T। G का वैल्यू 10 लेने बोलता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन ए है 55 न्यूटन, बी है 60 न्यूटन और सी है 75 न्यूटन और डी है 90 न्यूटन। ठीक है, अब इसमें टेंशन कितना होगा, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आप पॉज करके वीडियो सॉल्व कीजिए, हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो पहले कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इसको लग रहा है mg नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स ऊपर, ठीक है, और टेंशन T ऊपर। अब ये रेस्ट में है तो क्या होगा, नेट फोर्स इस पर 0 होगा। ठीक है, तो हम इधर x एक्सिस मान लेते हैं, तो इधर y एक्सिस हो जाएगा। तो नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस और नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस mg का 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर। ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, तो हो जाएगा mg cos 30 डिग्री और इधर हो जाएगा mg sin 30 डिग्री। ये नॉर्मल हो जाएगा mg cos 30 डिग्री के बराबर और टेंशन हो जाएगा mg sin 30 डिग्री के बराबर। तो t हो जाएगा mg sin 30 डिग्री। मास m कितना है, 15 kg, g का वैल्यू 10 लेने बोलता है, sin 30 1/2, ये 5 बार में कट गया, ये 75 हो गया, तो टेंशन हो जाएगा 75 न्यूटन। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। एक सवाल है, बर्क से सवाल है, बोलता है कि एक बॉडी है जो कि एक डिस्टेंस 10 मीटर ट्रेवल करता है। एक बॉडी है जिसका मास मान लेते हैं कि m है। ठीक है, यहाँ से ये 10 मीटर दूर जाता है, 10 मीटर डिस्प्लेस होता है, ये बॉडी यहाँ पर कहीं पर आ जाता है भी। ठीक है,
आप बोलता है कि वो मूव्स लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। इस पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। 5 न्यूटन फोर्स लगता है और 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है। और वर्क डन बोलता है कितना है, वर्क डन है 25 जूल। तो हमसे बोलता है कि द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पर फोर्स कुछ एंगल बना रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं, मोशन के डायरेक्शन में नहीं है, कुछ एंगल थीटा बना रहा है। तो ये थीटा एंगल पूछ रहा है, फोर्स इधर 5 न्यूटन लग रहा है, 5 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमको, ऑप्शन दिया हुआ है ए 0 डिग्री, बी दिया हुआ है 30 डिग्री, सी दिया हुआ है 60 डिग्री, डी दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, अब बर्डन क्या होता है, बर्डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एस, जो कि एफ एस कॉस थीटा के बराबर होता है, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्ड है। बर्डन दे रखा है 25 जूल, 25 जूल बराबर होगा फोर्स 5 न्यूटन, एस 10 मीटर, कॉस थीटा। तो 25 दूना 50, 2 बार में कट जाएगा, कॉस थीटा और कितना होगा 1/2, तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी नंबर मेरा करेक्ट ऑप्शन। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि व्हेन ए रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय ए डिस्टेंस एक्स। एक रबर बैंड है और हम इसको एक्स स्ट्रेच कर देते हैं बाय एग्जर्ट से, हाँ डिस्टेंस एक्स, इट एग्जर्ट से रिस्टोरिंग फोर्स। एक रिस्टोरिंग फोर्स एग्जर्ट करता है। रबर बैंड क्या है, इलास्टिक होता है, तो हम खींचेंगे तो क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा ताकि अपना शेप को रिगेन कर सके। तो एफ बराबर यहाँ कितना हो गया, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहां ए और बी क्या है, मेरा कांस्टेंट है। अब बोलता है द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाय एल इच। वर्क डन निकालना है कि अगर हम इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट किए हैं तो अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने में कितना बर्डन लगेगा, डब्ल्यू निकालने बोलता है। कहां से कहां, जब हम इसको x बराबर 0 से x बराबर x तक हम डिस्प्लेस करते हैं, खींचते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन है ए एल स्क्वायर प्लस बी एल क्यू, बी नंबर ऑप्शन है हाफ ए एल स्क्वायर प्लस बी एल क्यू, सी ऑप्शन है ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यू बाई 3, और डी ऑप्शन है 1/2 ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यू बाई 2। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन है। चलिए तो बर्डन निकालते हैं। बर्डन, अब यहाँ पर देखिए फोर्स क्या है, यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है क्योंकि x वेरी करेगा तो फोर्स भी वेरी करेगा। तो वेरिएबल फोर्स का बर्डन क्या करते हैं, तो पहले छोटा बर्डन डी डब्ल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स, एफ और एक्स एक ही डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस 0 डिग्री, तो हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स के बराबर स्मॉल बर्डन डी डब्ल्यू। ठीक है, अब तो एफ का वैल्यू कितना है, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया डी डब्ल्यू स्मॉल बर्डन। बर्डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट, मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर को। कहां से कहां लिमिट, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करते तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट कहां, अच्छा एल है ना, एल लेंथ तक हम इसको, नहीं एक्स, हाँ एल तक, ये डिस्टेंस क्या है, एल है, 0 से एल तक। तो लिमिट हो जाएगा 0 से x बराबर एल तक, तो 0 से एल। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो बर्डन कितना आ जाएगा, बर्डन हो जाएगा एल एक्स की जगह एल पुट कर देते हैं तो ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यू बाई 3, और बाकी सब 0 हो जाएगा लोअर लिमिट। तो मेरा बर्डन कितना गया, ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यू बाई 3। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यू, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है, एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, ट्रैक बताते कैसा है, ये ट्रैक हो गया मेरा, ऐसा ट्रैक, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ठीक है। ये सर्कुलर ट्रैक है, तो यहाँ से जो यहाँ का जो दूरी है, ये अगर रेडियस आर होगा तो 2r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये, और यहाँ से h हाइट, h ये हाइट क्या है, h है। बोलते हैं एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है ABCD E, ठीक है। एंड्स इन ए सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप है, ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r है। ए बॉडी स्लाइड्स डाउन, यहाँ से एक बॉडी स्लाइड्स करता है, स्लाइड डाउन द ट्रैक फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से स्लाइड करता है, विच इज एट ए हाइट h बराबर 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r फॉर द बॉडी टू सक्सेसफुली कंप्लीट द लूप, तो बोलता है कि r का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ताकि ये लूप क्या कर ले, एक कंप्लीट लूप कर ले। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉडी है, ये यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाए, ये पूरा सर्कल कंप्लीट करे, ठीक है। यही क्वेश्चन है, यहाँ h बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर, तो हमको r का वैल्यू पूछता है कि बताओ r क्या होगा। ऑप्शन नंबर सुन लीजिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 5 सेंटीमीटर, बी है 15/4 सेंटीमीटर, और सी ऑप्शन है 10/3 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ये सवाल क्या है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, ठीक है। अगर किसी सर्कल में अगर हम यहाँ कुछ वेलोसिटी दे, ठीक है, अगर यहाँ वेलोसिटी दे तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में इसके पास कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, तो v बराबर √5gr के बराबर। यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह क्या होगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल होगा, mg नीचे होगा, तो यहाँ पर नॉर्मल 0 कर देंगे यहाँ पर, और एनर्जी कंजर्व करेंगे, तो यहाँ का वेलोसिटी v बराबर आ जाता है 5gr के बराबर। तो मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर कितना होना चाहिए 5gr, तभी ये ब्लॉक, ये वाला बॉडी यहाँ पर पहुंचने पर अगर इसके पास √5gr के बराबर वेलोसिटी होगा, तभी क्या करेगा, ये सर्कल कंप्लीट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ का वेलोसिटी हमको पता चल गया कितना, √5gr। यहाँ पर ये h हाइट, h बराबर 5 सेंटीमीटर, ग्राउंड से ऊपर है, हम रेफरेंस लाइन यहीं पर ले लेते हैं। अब एनर्जी करेंगे हम कंजर्व, एनर्जी कंजर्व होगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा और कोई भी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर नहीं है, तो हम एनर्जी क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। चलिए एनर्जी कंजर्व करते हैं, यहाँ का एनर्जी और यहाँ का एनर्जी हम लोग करते हैं कंजर्व। यहाँ पर एनर्जी क्या है, तो जिस समय हम इसको छोड़ेंगे उस समय वेलोसिटी 0 है, रेफरेंस लाइन पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0, काइनेटिक एनर्जी भी 0, ठीक है। अब जब इस यहाँ पर पहुंचेगा ब्लॉक, तो इसके पास में कुछ वेलोसिटी होगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv² मतलब 5gr। जब ये h हाइट नीचे आएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप कर चुका होगा mgh के बराबर। अब इसको इधर लेके आए तो हो जाएगा mgh बराबर ½ 5mgr, m से m कैंसिल हो गया, तो r निकालना, r बराबर क्या हो जाएगा 2gh/5, g से g भी काट लेते हैं तो g कैंसिल, 2h/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2h का वैल्यू कितना दिया 5 सेंटीमीटर, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो r का वैल्यू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना होना चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग पावर पे एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि द पावर ऑफ ए पंप का पावर है विच कैन पंप, जो कि पंप कर सकता है 200 kg ऑफ वाटर। कितना पंप कर सकता है वाटर, 200 kg, ठीक है। टू ए हाइट ऑफ 200 मीटर, कितना हाइट तक पंप कर सकता है, तो 200 मीटर तक।
कितना टाइम लेता है इसको पंप करने में? 10 सेकेंड। जी का वैल्यू क्या बोलता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो हमसे बोलता है कि बताओ पंप का पावर क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ पंप। ये मेरा पंप है ना, ये पंप है मेरा, यह पानी लेता है और ये पानी ऊपर तक पहुंचाता है टंकी में। कितना वो हाइट तक? तो H बराबर 200 मीटर तक, 200 मीटर तक। टाइम लेता है 10 सेकेंड। कितना मास 10 सेकेंड में ये पंप कर देता है? तो 200 केजी। तो हमसे पूछता है कि बताओ पावर क्या है इस पंप का। ऑप्शन है ए बराबर 2000 लीटर, बी है 1000 लीटर पावर का पंप, लीटर में दे रहा है 100 लीटर, और डी है 120 लीटर। ठीक है, किसी भी पंप या डिवाइस का पावर क्या होता है? तो बर्गडन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना बर्गडन होगा, ये बर्गडन कितना करेगा पंप, तो कितना मास 200 केजी मास 200 मीटर हाइट तक पहुंचाता है। तो मास ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना पंप वर्क करेगा, तो mgh के बराबर पंप वर्क करना पड़ेगा पंप को। कितना टाइम में ये वर्क करता है इतना, तो 10 सेकंड में टाइम। m मास दिया हो 200 केजी, hg है 10, h का वैल्यू यहाँ पर कितना 200 मीटर बटा t हो गया 10, कैंसिल हो गया mgh। ठीक है, तो कैंसिल हो गया ये, नहीं ऑप्शन गलत लिख रखा है हमने। ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन है 40 किलोवाट, ये ऑप्शन है 40 किलोवाट, ये ऑप्शन है 80 किलोवाट, और ये ऑप्शन है 400 किलोवाट, और ये ऑप्शन है 960। अब बताना है पावर का, पंप का पावर क्या होगा। तो यहाँ से 10-10 कट गया, कितना हो गया 40,000। इसको लिख सकते हैं 40 किलो, इतना वाट होगा, पावर का यूनिट वाट होता है, तो 40 किलो वाट। तो पंप का क्या आ गया पावर 40 किलो वाट। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन है, और ये प्लेन जब जहाँ खत्म होता है वहां से एक सर्कुलर ट्रैक शुरू होता है। यहाँ एक मास दिया हुआ है, और ये हाइट जो है वो कितना है 5 मीटर है। तो हम बोलते हैं एज पर गिवन फिगर टू कंप्लीट द सर्कुलर लूप व्हाट शुड बी द रेडियस इफ इनिशियल हाइट इज 5 मीटर। इनिशियल हाइट 5 मीटर है, तो इसका रेडियस बताना है आर क्या होगा। सेम सवाल है तो प्रीवियस सवाल हम लोगों ने किया था। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि इस सर्कुलर ट्रैक को यहाँ पर अगर इसको कंप्लीट करना है, यहाँ तक पहुंचना है, एक सर्कल कंप्लीट करना है, तो इसके पास मिनिमम वेलोसिटी √5gr होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर और यहाँ का एनर्जी फिर से कंजर्व करेंगे, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक, ये ट्रैक जो फ्रिक्शनलेस है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो यहाँ का एनर्जी और यहाँ का एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन से लेते ऑप्शन क्या क्या है, ए ऑप्शन है 4 मीटर, बी ऑप्शन है 3 मीटर, सी ऑप्शन है 2.5 मीटर, और डी ऑप्शन है 2 मीटर। ठीक है, तो रेडियस इनमें से क्या होगा। तो एनर्जी कंजर्व करके यहाँ पर का एनर्जी रेफरेंस लाइन अगर हम यही ले लें, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है 0, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो 0 हो गया। यहाँ पर नीचे आएगा एक हाइट, पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हो जाएगा -mgh से। यहाँ पर वेलोसिटी v √5g हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mvh का मतलब 5gr हो जाएगा। ठीक है, mgh को इधर लेके आते हैं तो हो गया हाफ mgr, mg से mg कैंसिल, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2h के बराबर। तो h मेरा 5 है, हाफ mg स्क्वायर। ठीक है, 5gr, तो यहाँ mgr 5 mgr होगा ना, 5 mgr, mg कैंसिल, तो 5r, यहाँ 5r हो गया, यहाँ 5r होगा 5r,
यहाँ पर सिर्फ 2h, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2h/5। 2h का वैल्यू कितना दिया हुआ 5/5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 2 मीटर, मतलब रेडियस क्या होगा 2 मीटर के बराबर। आंसर मेरा 2 मीटर होगा। एक सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो एक सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, बोलता है कि एक कार है जो ट्रेवल कर रहा है विथ स्पीड v along a frictionless banked circular track। बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक है, बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक, ये बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ऐसा 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 बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक है। ये एंगल थीटा मान लेते हैं। बोलते हैं इफ कार इज टू ट्रेवल विथ स्पीड v along the frictionless banked circular track of radius r, रेडियस इसका कुछ r है, ठीक है, और रिक्वायर्ड एंगल ऑफ बैंकिंग सो दैट कार डज नॉट स्कीड, कार स्कीड नहीं करना चाहिए, ये किसमें फ्रिक्शन नहीं है, म्यू बराबर 0। तो थीटा का वैल्यू बताना है, थीटा का वैल्यू ऑप्शन नंबर है ए, थीटा बराबर tan इनवर्स v²/rg। बी ऑप्शन है थीटा बराबर tan इनवर्स v/g। ऑप्शन नंबर सी है थीटा बराबर tan इनवर्स r²/vg, और डी नंबर ऑप्शन है थीटा इज लेस देन tan इनवर्स v²/rg। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, क्या होगा थीटा का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सर्कुलर बैंड ट्रैक पर अगर हम घूमते हैं तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, और n का यहाँ 2 कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n cos थीटा और इधर हो जाएगा n sin थीटा अगर इसका मास m है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा n cos थीटा बराबर mg के बराबर हो जाएगा। अब ये सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है तो n sin थीटा यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा और n sin थीटा बराबर क्या होगा mv²/रेडियस r, भी यहाँ पर उसका स्पीड है। अब n sin थीटा में n cos थीटा को डिवाइड कर दें तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा mv²/rmg, m से m कैंसिल, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा v²/rg। तो यहाँ tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा आ गया v²/rg, थीटा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स v²/rg, ठीक है नहीं, ये आ गया। तो थीटा क्या होना चाहिए मेरा tan इनवर्स v²/rg, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। इस स्पीड के लिए, इस स्पीड के लिए स्पीड घटेगा तो थीटा का वैल्यू घटेगा, स्पीड बढ़ेगा तो थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरा थीटा का वैल्यू क्या हो गया इस स्पीड के लिए tan इनवर्स v²/rg, ठीक है। तो बच्चों हमने आज बहुत सारा क्वेश्चंस का अलग अलग तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। इसी तरह से हम और बहुत सारे क्वेश्चंस लाएंगे आपके साथ, प्रैक्टिस करेंगे साथ में मिल करके। तो बच्चों पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।